So Simple Tutorial. Good morning students, welcome to SST So Simple Tutorial. हम लोगों ने पिछले टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने देखा पार्लियामेंट किसे कहते हैं, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस कौन कौन से हैं और इनमें ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो इस तरह हमने लेजिस्लेचर को समझा। आज से हम लोग एक दूसरे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं और उसका नाम है एग्जीक्यूटिव्स। इससे पहले कि हम प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल में पढ़ें, पहले हम लोग एग्जीक्यूटिव्स के बारे में कुछ बेसिक बातें समझेंगे, जैसे एग्जीक्यूटिव का मीनिंग, एग्जीक्यूटिव के टाइप्स इत्यादि। आप लोगों ने किसी कंपनी या इंडस्ट्री के ऑफिशियल्स के बारे में सुना होगा। उनमें से कुछ ऑफिशियल्स पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशंस आदि के बारे में डिसीजन लेते हैं, मतलब वही पॉलिसी बनाते हैं और वही कायदे कानून भी। कुछ दूसरे होते हैं जो उन्हें लागू करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब ऑफिस मेमोरेंडम वाली कहानी को ही ले लीजिए। इसमें एक पॉलिसी मैटर पर इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया था। हमने इस फैसले में प्राइम मिनिस्टर का रोल देखा। अंत में उस मेमोरेंडम पर साइन किसी और ने किया, है ना। साइन करने वाला एक ऐसे पॉलिसी मैटर के डिसीजन को लागू कर रहा था जिसका फैसला किसी और ने किया था। तो आपको किसी भी गवर्नमेंट के हर लेवल पर ऐसे ऑफिसर्स मिल जाएंगे जो डे टू डे फंक्शंस के फैसले लेते हैं, पर यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा दिए गए सुप्रीम पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों, इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। ऑल दीज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज द एग्जीक्यूटिव। नाउ, व्हाई आर दे कॉल्ड एग्जीक्यूटिव्स? दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज they are in charge of the execution of the policies of the government, क्योंकि वे ही सरकार की नीतियों को एग्जीक्यूट करते हैं। इसीलिए जब हम लोग सरकार कहते हैं ना, तो हमारा मतलब एग्जीक्यूटिव से ही होता है। एग्जीक्यूटिव में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या दूसरे मिनिस्टर्स ही नहीं आते हैं, बल्कि इसके अंदर पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा जिसमें सिविल सर्वेंट्स होते हैं वे भी आते हैं। समझ गया? इसी बात से आपको टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स का भी अंदाजा लग गया होगा। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एग्जीक्यूटिव के दो कैटेगरी होते हैं। पहला पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दूसरा परमानेंट एग्जीक्यूटिव। प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स को हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। वे सरकार के सभी पॉलिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं जो ऑफिसर्स पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के अंदर काम करते हैं और उन्हें डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में असिस्ट करते हैं, उन्हें परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कहा जाता है। चूंकि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छा होगा हम सब एक टेबल बनाकर दोनों को समझते हैं। इससे मुझे समझाना और आपको याद रखना और फिर एग्जाम में लिखना आसान हो जाएगा। लीजिए, टेबल आ गया। सबसे पहले देखिए कि दोनों कैटेगरी के अंतर्गत आता कौन है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल लीडर्स फॉल इन दिस कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स में कौन आते हैं? सिविल सर्वेंट्स आते हैं। ये लोग यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया हुआ सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करके आते हैं। अब इनके काम का फर्क देखिए। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, दे आर पॉलिसी मेकर्स, दे टेक बिग डिसीजंस। ये लोग ही पॉलिसी बनाते हैं, ये लोग ही बड़े बड़े फैसले लेते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। इन्हें गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लागू कराने की जिम्मेवारी होती है। ठीक है, अब देखिए इनके एग्जीक्यूटिव बनने का तरीका। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये चुनाव जीत कर आते हैं, इन्हें जनता चुनती है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। इन्हें सरकार नियुक्त करती है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स,
दे कैन बी चेंज इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। चूंकि जनता इनको चुनती है तो जनता इनको अगले चुनाव में बदल भी सकती है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, दे आर परमानेंट एंड रिमेन इन ऑफिस व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। रूलिंग पार्टी आती जाती रहती है पर ये लोग अपने पद पर बने रहते हैं। एक बार सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट होने के बाद ये रिटायर ही होते हैं। तो बच्चों डिफरेंस समझ गए। अब जो सवाल अक्सर पूछा जाता है, व्हाई डज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के पास अधिक पावर क्यों, सिविल सर्वेंट्स को क्यों नहीं, जबकि सिविल सर्वेंट्स अमूमन ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, उनके पास सब्जेक्ट की एक्सपर्ट नॉलेज होती है। आप भी सोचते होंगे कि कोई व्यक्ति इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट पहुंच गया, प्राइम मिनिस्टर उसको मंत्री बनाकर एक अच्छा खासा मिनिस्ट्री सौंप देते हैं। अब उस मिनिस्टर को अपनी मिनिस्ट्री की कितनी नॉलेज है, खासकर यदि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है या डिफेंस मिनिस्ट्री है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो। तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। बच्चों, डेमोक्रेसी में विल ऑफ द पीपल सुप्रीम होती है। द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। चूंकि मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है, इसीलिए उसके पास लोगों की इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वह लोगों की जरूरत समझकर गोल सेट करता है, क्योंकि वह अपने फैसले के लिए लोगों को आंसरेबल होता है। इसीलिए फैसले मिनिस्टर करते हैं। इसीलिए मिनिस्टर ही ओवरऑल फ्रेमवर्क और ऑब्जेक्टिव्स तय करता है, जिसके तहत पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं। किसी मिनिस्टर को उसके मिनिस्ट्री का एक्सपर्ट होने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत पड़ने पर ढेरों एक्सपर्ट्स हैं, उनकी सलाह ले लेगा। कभी कभी एक्सपर्ट भी मिनिस्टर के सामने अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स रख देते हैं, तो वहां भी मंत्री जो है ना, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक ऑल्टरनेट चुन लेता है। दरअसल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग पूरे मामले को अच्छी तरह समझते हैं, वे ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, न कि एक्सपर्ट्स। द एक्सपर्ट्स कैन टेल द रूट, बट someone with a larger view decide the destination. I hope आपको ये टॉपिक समझ आ गई होगी। तो हम लोग आज की पढ़ाई यही समाप्त करते हैं। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनते हैं। 1. What does executive mean? 2. Who is called permanent executive? 3. Differentiate between political and permanent executive. 4. Why does the political executive have more power than the permanent executive? तो बच्चों, अब आप सब एक बार अपने टेक्स्ट बुक को पढ़िए और इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तब तक कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।